हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आशीष तिवारी अपडेट्स। आई एम सुधांशु। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की हमारी वीडियो तुलनात्मक राजनीति विश्लेषण में तरीके व दृष्टिकोण सब्जेक्ट पर रहने वाली है, जिसमें मैं आपको जो फोर्थ यूनिट है उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक शॉर्ट्स में एक्सप्लेन करूँगा। इससे पहले की वीडियो में हमने इस सब्जेक्ट की थर्ड यूनिट, जिसमें हमने आपका परंपरागत और नए संस्थागतवाद के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे उनको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन किया था। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले और चैप्टर्स की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले। तो आज की वीडियो में मैं आपको बीए ऑनर्स राजनीति विज्ञान सेमेस्टर सेकंड, जो आपका DST 5 का सब्जेक्ट है, तुलनात्मक राजनीति विश्लेषण में तरीके व दृष्टिकोण, जो कि आपका फोर्थ क्रेडिट का कोर्स है, उसकी जो आपकी फोर्थ यूनिट रहने वाली है, उसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए उनको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन करूँगा। इससे पहले की वीडियो में मैंने इस सब्जेक्ट की थर्ड यूनिट, जिसमें हमने परंपरागत और नए संस्थागतवाद के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे उनको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन किया था। तो चलिए हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो आपकी जो इकाई रहने वाली है, यूनिट रहने वाली है, वो आपकी फोर्थ यूनिट रहने वाली है, जो कि राजनीतिक संस्कृति तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के दृष्टिकोण पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम एक परिचय देख लेते हैं। राजनीतिक संस्कृति एक समाज में राजनीति से संबंधित मूल्यों, विश्वासों, दृष्टिकोण और व्यवहारों का समुच्चय है। जो आपकी पॉलिटिकल कल्चर है, राजनीतिक संस्कृति है, वो समाज में राजनीतिक से संबंधित मूल्य, विश्वास, दृष्टिकोण और व्यवहारों का एक प्रकार का समुच्चय है। यह इस बात को दर्शाती है कि किसी समाज के लोग राजनीति और शासन प्रणाली को कैसे समझते हैं, उससे क्या अपेक्षाएं रखते हैं और उसमें किस हद तक भागीदारी करते हैं। जो आपका राजनीतिक संस्कृति है, उसका अध्ययन करने से हमें यह पता चलता है कि जो समाज के लोग होते हैं वे राजनीति और शासन प्रणाली को किस प्रकार से समझते हैं और उनसे क्या क्या अपेक्षाएं रखती है और उनमें किस हद तक भागीदारी करते हैं। राजनीतिक संस्कृति किसी देश की राजनीति की स्थिरता, लोकतंत्र की मजबूती और जनता की राजनीतिक भागीदारी को प्रभावित करती है। जो आपकी राजनीतिक संस्कृति होती है वो किसी भी देश की जो राजनीति की स्थिरता होती है और लोकतंत्र की मजबूती होती है और जो जनता की राजनीतिक भागीदारी होती है उनको प्रभावित करती है। यह विभिन्न सामाजिक, ऐतिहासिक और आर्थिक कारकों पर निर्भर करती है। जो आपकी तुलनात्मक राजनीति है, राजनीतिक संस्कृति है, ये विभिन्न सामाजिक, ऐतिहासिक और आर्थिक कारकों पर निर्भर करती है और समय के साथ बदलती रहती है। तो अब हम देख लेते हैं तुलनात्मक राजनीति का स्वरूप और कार्यक्षेत्र। तुलनात्मक राजनीति राजनीति विज्ञान की वह शाखा है जो विभिन्न राजनीतिक प्रणालियों, सरकारों, संस्थाओं, नीतियों और व्यवहारों का तुलनात्मक अध्ययन करती है। तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत हम जो विभिन्न प्रकार की राजनीतिक प्रणाली होती है, सरकार होती है, संस्थाएं होती है और नीति और व्यवहार होती है, उनका तुलनात्मक अध्ययन हम तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत करते हैं। जो आपकी तुलनात्मक राजनीति होती है, इसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न राजनीतिक ढांचों और प्रक्रियाओं की तुलना करके जो उनके बीच समानता और भिन्नताएं होती है उनको समझना होता है। तो अब सबसे पहले हम तुलनात्मक राजनीति का कार्यक्षेत्र देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला आता है राजनीतिक संस्थाओं की तुलना की जाती है, जिसमें आपका लोकतंत्र, अधिनायकवाद, संसदीय और राष्ट्रपति प्रणाली आती है। दूसरा आपका आता है नीति और प्रशासन का विश्लेषण। जो आपकी विभिन्न देश की नीतियाँ होती है और विभिन्न प्रशासनिक प्रणालियाँ होती है उनकी तुलना की जाती है। थर्ड आपका आता है राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। लोगों की राजनीतिक भागीदारी, मतदान पैटर्न और जो विचारधारा होती है उनका अध्ययन किया जाता है। फोर्थ अर्थव्यवस्था और राजनीति का संबंध देखा जाता है। जो आपकी विभिन्न आर्थिक प्रणालियाँ होती है और जो राजनीतिक व्यवस्था का प्रभाव होता है उनको देखा जाता है। फिफ्थ आपका सांस्कृतिक और सामाजिक प्रभाव, जैसे कि जाति, धर्म, भाषा आदि का राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो हम इसके कार्यक्षेत्र के अंतर्गत पढ़ते हैं। अब हम सबसे पहले देख लेते हैं पारंपरिक तुलनात्मक राजनीति। पारंपरिक तुलनात्मक राजनीति वह पद्धति है जो मुख्य रूप से राजनीतिक संस्थाओं और संवैधानिक व्यवस्थाओं के अध्ययन पर केंद्रित होती है। यह विधि 19वीं और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में अधिक प्रचलित थी। जो आपकी पारंपरिक तुलनात्मक राजनीति थी, ये 19वीं और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में अधिक प्रचलित थी। इसमें हम जो राजनीतिक संस्थाएं होती है और संवैधानिक व्यवस्था होती है उसके अध्ययन पर अधिक जोर देते हैं। तो अब हम पारंपरिक तुलनात्मक राजनीति की कुछ मुख्य विशेषताएं देख लेते हैं, जिसमें आपकी सबसे पहली विशेषता आती है संस्थागत अध्ययन। जो आपकी सरकार, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका होती है उनकी तुलना इसके अंतर्गत की जाती है। दूसरा कानूनी और संवैधानिक विश्लेषण। जो विभिन्न देशों के संविधान होते हैं और कानूनी ढांचे होते हैं उनकी तुलना इसके अंतर्गत की जाती है। थर्ड आपकी जो विशेषता आती है वो आती है ऐतिहासिक दृष्टिकोण। राजनीतिक संस्थाओं का जो ऐतिहासिक विकास और उनके प्रभाव है उसका अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है।
फोर्थ आपकी जो विशेषता आती है वो आती है सामान्यकरण की प्रवृत्ति। यह पद्धति व्यापक निष्कर्ष निकालने की कोशिश करती है लेकिन कई बार जमीनी हकीकत से कट जाती है। तो हमने इसकी कुछ विशेषताएं देख लिया, अब हम इसकी कुछ सीमाएं देख लेते हैं, जिसकी सीमाएं में सबसे पहला आता है केवल संस्था और संविधानों पर ध्यान केंद्रित करने के कारण जो यह है ये समाज, संस्कृति, राजनीति, व्यवहार के पहलुओं को नज़रअंदाज कर देती है। दूसरा, व्यवहारवाद के उदय के साथ जो इसकी आलोचना हुई क्योंकि यह मात्रात्मक दृष्टिकोण को अपनाने में असफल रही। हमने इसके कुछ सीमाएं देख ली, अब हम देख लेते हैं आधुनिक तुलनात्मक राजनीति। आधुनिक तुलनात्मक राजनीति पारंपरिक दृष्टिकोण से आगे बढ़कर राजनीतिक व्यवहार, संस्थानों, संस्कृति और प्रक्रियाओं का गहराई से अध्ययन करती है। 1950 और 1960 के दशक में व्यवहारवादी आंदोलन के तहत यह अधिक वैज्ञानिक और अनुभवजन्य बन गई। जो आपके आधुनिक तुलनात्मक राजनीति है यह पारंपरिक दृष्टिकोण से आगे बढ़कर जो आपके राजनीति, व्यवहार, संस्थान, संस्कृति और जो प्रक्रिया है उनका गहराई से अध्ययन कराती है। और जो आपको 1950 और 60 के दशक में आपका व्यवहारवादी आंदोलन हुआ था उसके तहत जो आपका आधुनिक तुलनात्मक राजनीति थी वो अधिक वैज्ञानिक और अनुभवजन्य बन गई है। आधुनिक तुलनात्मक राजनीति की हम कुछ मुख्य विशेषताएं देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले आपका आती है व्यवहारवादी दृष्टिकोण। राजनीतिक प्रक्रिया में व्यक्ति और समूह की भूमिका का अध्ययन किया जाता है। दूसरा, अनुभवजन्य अनुसंधान, सांख्यिकी, सर्वेक्षण और जो केस स्टडी होती है उनका उपयोग किया जाता है। थर्ड आपकी विशेषता आती है अंतर्विषयक अध्ययन। राजनीति के साथ समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, मानवशास्त्र और मनोविज्ञान का समावेश किया जाता है। फोर्थ आपकी जो विशेषता आती है वो आती है मॉडल और प्रणालियों का विश्लेषण। जो आपकी विभिन्न राजनीतिक प्रणालियाँ और उनके कार्य होती है उनके कार्य करने के तरीकों की तुलना की जाती है। फिफ्थ आपकी जो विशेषता आती है वो आती है आधुनिक प्रवृत्तियाँ, जैसे कि आपका वैश्वीकरण, मानवाधिकार, जलवायु परिवर्तन और जो प्रौद्योगिकी है उन पर राजनीति का क्या प्रभाव होता है। तो हमने इसके कुछ विशेषताएं देख ली, अब हम इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला आता है गैब्रियल आलमंड और सिडनी वर्बा का जो राजनीतिक संस्कृति मॉडल है वो इसका एक उदाहरण है। दूसरा, जो डेविड ईस्टन का राजनीतिक प्रणाली विश्लेषण है वो भी इसका एक उदाहरण है। थर्ड आपका जो सैमुअल हंटिंगटन का लोकतांत्रिकरण सिद्धांत है वो भी इसका एक उदाहरण है। तो अब हम देख लेते हैं राजनीतिक संस्कृति दृष्टिकोण। राजनीतिक संस्कृति दृष्टिकोण इस बात पर केंद्रित है कि समाज के मूल्यों, मान्यताओं और दृष्टिकोणों का राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है। यह दृष्टिकोण राजनीतिक व्यवहार, सरकारी संस्थानों और नीतियों के निर्माण को समझने में मदद करता है। जो आपका राजनीतिक संस्कृति दृष्टिकोण है इसमें हम राजनीतिक व्यवहार, सरकारी संस्थान और जो नीतियों के निर्माण है उनको समझते हैं। और जो आपका यह दृष्टिकोण है ये समाज के मूल्यों, मान्यता और दृष्टिकोणों पर राजनीति का क्या प्रभाव पड़ता है वो हमको बताता है। तो अब हम राजनीतिक संस्कृति दृष्टिकोण को देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला आता है रोनाल्ड इंगलर्ट, उत्तर भौतिकवाद। रोनाल्ड इंगलर्ट ने राजनीतिक संस्कृति में मूल्यों के परिवर्तन को समझाने के लिए उत्तर भौतिकवादी सिद्धांत प्रस्तुत किया। उनका तर्क था कि आधुनिक और समृद्ध समाजों में लोग पारंपरिक भौतिकवादी जरूरतों से आगे बढ़कर अभौतिक मूल्यों को अधिक महत्व देने लगता है। जो आपका उत्तर भौतिकवाद है इसको रोनाल्ड इंगलहर्ट द्वारा प्रतिपादित किया गया था। जो आपको उत्तर भौतिकवाद है वो ये कहता है कि जो औद्योगिक और समृद्ध समाज है उनमें लोग पारंपरिक भौतिकवादी जरूरतों से आगे बढ़ जो आपके यहाँ भौतिक मूल्य होती है उनको अधिक महत्व देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये आपके रोनाल्ड इंगलहर्ट जी है, इनके मुख्य विचार क्या रहे हैं उनको हम देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला आता है आर्थिक और भौतिक सुरक्षा मिलने के बाद लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, पर्यावरण संरक्षण और मानवाधिकार जैसे मूल्य है उनको अधिक महत्व देने लगते हैं। दूसरा, युवा पीढ़ी पुराने मूल्य से अलग नए सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करती है। अब यहीं पर हम एक टॉपिक देख लेते हैं, कमी परिकल्पना यह बताती है कि जो लोग होते हैं उनके मूल्यों और ज़रूरतों को अधिक प्राथमिकता देते हैं और उनके जीवन में दुर्लभ होते हैं। अब हम इसके कुछ मुख्य बिंदु देख लेते हैं, जिसमें आपका आता है सबसे पहला, यदि कोई समाज गरीब है और संसाधनों की कमी है तो वहाँ के जो लोग होंगे वे भौतिकवादी मूल्य जैसे कि आपका आर्थिक सुरक्षा, रोजगार, भोजन, स्थिरता उनको अधिक महत्व दे देंगे। और जो आपका समृद्ध समाज हो गए उनमें बुनियादी ज़रूरतें पूरी हो जाती है तो लोग उत्तर भौतिकवादी मूल्य जैसे कि आपको स्वतंत्रता, लोकतंत्र, पर्यावरण, लैंगिक समानता उनको प्राथमिकता देते हैं। थर्ड आपका जो मुख्य बिंदु आता है वो आता है भौतिकवाद से उत्तर भौतिकवाद की यह शिफ्ट धीरे धीरे होती है और जो मुख्य रूप से आर्थिक विकास से जुड़ी होती है। अब हम यहाँ पर दूसरा टॉपिक देते हैं समाजीकरण परिकल्पना। समाजीकरण परिकल्पना कहती है कि लोगों के मूल्यों और राजनीतिक दृष्टिकोण का विकास
उनके जो बचपन और युवावस्था के अनुभव है उनके आधार पर होता है। इसके भी हम कुछ मुख्य बिंदु देख लेते हैं, जिसमें आप सबसे पहले देखते हैं एक व्यक्ति के प्रारंभिक वर्षों में जो आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियां होती है वह उसके भविष्य के मूल्य को निर्धारित करती है। दूसरा, अगर कोई पीढ़ी युद्ध, गरीबी और अस्थिरता के समय में पली बढ़ी है तो वह भौतिकवादी मूल्यों को प्राथमिकता देगी। थर्ड, आपका जो लोग आर्थिक समृद्धि और स्थिरता में बड़े होते हैं वे उत्तर भौतिकवादी मूल्यों को अपनाते हैं, जैसे कि आपका पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक न्याय और जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है उनको। फोर्थ, आपका जो मुख्य बिंदु आता है वो आता है यह पीढ़ीगत बदलाव धीरे धीरे समाज में व्यापक रूप से देखने को मिलता है। तो ये हमने कुछ मुख्य बिंदु देख लिए। अब हम देख लेते हैं भौतिकवाद बनाम अभौतिकवादवाद। जो भौतिकवाद और अभौतिकवाद है उनके बीच क्या क्या तुलना है तो उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम भौतिकवाद को देख लेते हैं। भौतिकवाद में जीवन की प्राथमिकता आर्थिक और भौतिक सुरक्षा होती है। दूसरा, नौकरियां, आय, कानून व्यवस्था और बुनियादी सुविधाओं पर अधिक ध्यान दिया जाता है। थर्ड, आपका समाज में अस्थिरता, गरीबी और युद्ध जैसी स्थितियाँ होती है वे अधिक प्रचलित होती है। तो ये हमने भौतिकवाद देख लिया। अब हम देख लेते हैं अभौतिकवाद। अभौतिकवाद में जीवन की प्राथमिकता सामाजिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति, पर्यावरणीय स्थिरता और जो मानवाधिकार होते हैं ये होते हैं। सेकंड, आपका लोकतंत्र, सांस्कृतिक विविधता, लैंगिक समानता जैसे विषयों पर अधिक ध्यान दिया जाता है भौतिकवाद में। थर्ड, आपका यह आर्थिक रूप से समृद्ध और स्थिर समाजों में अधिक पाया जाता है। तो ये हमने देख लिया भौतिकवाद और अभौतिकवाद में तुलना। अब हम देख लेते हैं उपसंस्कृति, जो कि आपका डेनिस कवनगन जी ने बताया है, उसको हम देख लेते हैं। डेनिस कवनगन ने राजनीतिक संस्कृति में उपसंस्कृति की अवधारणा प्रस्तुत की। उनका तर्क था कि किसी भी समाज में एक समान राजनीतिक संस्कृति नहीं होती, बल्कि उसमें विभिन्न समूहों के विचार, व्यवहार और मूल्यों में भिन्नता होती है। जो आपके डेविस कवनगन जी हैं उन्होंने आपकी उपसंस्कृति का सिद्धांत प्रतिपादित किया। वे कहते थे कि जो किसी भी समाज में एक समान राजनीतिक संस्कृति नहीं होती है, बल्कि जो आपके विभिन्न समूहों के विचार होते हैं, व्यवहार होते हैं और मूल्य होती है उनमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ भिन्नता होती है। इस दृष्टिकोण के तहत राजनीतिक संस्कृति को कई प्रकारों में बांटा जा सकता है। तो हम वे प्रकार देख लेते हैं। अब हम देख लेते हैं अभिजात वर्ग बनाम जन संस्कृति। तो इनके कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं। एक बार मैं भी आपको बता देता हूँ, बाकी आपको अगर और अच्छे से देखना है तो आप इनको अच्छे से पढ़ लेना। डेनिस कवनगन के अनुसार समाज में दो प्रमुख राजनीतिक संस्कृतियाँ पाई जाती है, जिनमें आपकी सबसे पहले आती है अभिजात वर्ग की संस्कृति और दूसरा जन संस्कृति। दूसरा, अभिजात वर्ग की संस्कृति उन व्यक्तियों से संबंधित होती है जो कि आपके राजनीतिक, आर्थिक और बौद्धिक रूप से प्रभावशाली होते हैं। जो यह वर्ग होता है, यह वर्ग सरकार, नीति निर्माण और सत्ता संरचना में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो अभिजात वर्ग होता है वो आमतौर पर राजनीतिक रूप से अधिक जागरूक, शिक्षित और निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी करने वाला होता है। वे नीतिगत मामलों पर ज्ञान, विचार विमर्श और विश्लेषण करते हैं। थर्ड, आप देख सकते हैं इसके विपरीत जन संस्कृति आम जनता से संबंधित होती है, जो कि आपकी राजनीतिक रूप से जागरूक तो हो सकती है, लेकिन जो आपका निर्णय निर्माण है उसमें भागीदारी उसकी सीमित होती है। जो जनता की राजनीतिक भागीदारी होती है वो अक्सर भावनाओं, परंपराओं और लोकप्रिय विचारों पर आधारित होती है, जिसके कारण आपकी जो जन संस्कृति है उसमें राजनीतिक जागरूकता और सक्रियता का स्तर अपेक्षाकृत कम होता है, और जो आपकी चुनावी प्रक्रिया मीडिया और लोकमत के माध्यम से प्रभावित हो जाती है। फोर्थ, आपका आता है यदि अभिजात वर्ग और जन संस्कृति के बीच अधिक असमानता आ जाती है तो जो आपको जो राजनीतिक अस्थिरता है, सामाजिक आंदोलन है और विरोध प्रदर्शन है वो जन्म ले सकते हैं। तो ये आप जैसे कि आप देख सकते हैं ये आपके डेविस कवनगन जी है। अब हम एक नया टॉपिक देख लेते हैं जो कि आपका आता है अभिजात वर्ग के भीतर सांस्कृतिक विभाजन। अब हम देख लेते हैं अभिजात वर्ग के भीतर जो सांस्कृतिक विभाजन है उसको देख लेते हैं। जो आपका अभिजात वर्ग है उसको हम एक समूह के रूप में नहीं देख सकते हैं, क्योंकि जो आपका अभिजात वर्ग है उसमें जो विभिन्न विचारधारा और मूल्य के आधार पर विभाजन होता है। दूसरा, जो आपका पहला विभाजन है वो राजनीतिक अभिजात वर्ग और आर्थिक अभिजात वर्ग के बीच देखा जाता है, जिसमें आपका जो राजनीतिक अभिजात वर्ग होता है उसमें नेता, सांसद और अधिकारी होते हैं जो कि आपके शासन और नीति निर्माण में शामिल होते हैं। और जो आपके आर्थिक अभिजात वर्ग होते हैं वे उद्योगपति और पूंजीपति होते हैं जो कि आपके संसाधनों और व्यापार पर नियंत्रण रखते हैं और नीति निर्माण को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। आपका जो दूसरा विभाजन आता है वो आता है उदारवादी बनाम रूढ़िवादी अभिजात वर्ग के रूप में। तो जो कुछ अभिजात वर्ग होते हैं वे सामाजिक प्रगति, लोकतंत्र और परिवर्तन के समर्थक होते हैं, बल्कि जो कुछ
वर्ग होते हैं वे पारंपरिक मूल्यों, सामाजिक संरचना और यथास्थिति को बनाए रखने के पक्ष में होते हैं। तीसरा आपका जो विभाजन आता है वो पीढ़ी और नई पीढ़ी के अभिजात वर्ग के बीच आता है। जो आपकी पुरानी पीढ़ी के अभिजात वर्ग है वे आमतौर पर पारंपरिक और संरक्षकवादी दृष्टिकोण रखते हैं, और जो नई पीढ़ी के अभिजात वर्ग है वे वैश्वीकरण, तकनीकी नवाचार और सामाजिक न्याय की ओर अधिक झुके होते हैं। तो अब हम देख लेते हैं पीढ़ीगत उपसंस्कृति। पीढ़ीगत उपसंस्कृति का तात्पर्य इस तथ्य से है कि समाज की जो अलग अलग पीढ़ियाँ होती है, राजनीतिक सोच, दृष्टिकोण और प्राथमिकता होती है वे भिन्न हो सकती है। जो इसका एक प्रमुख कारण है वो ऐतिहासिक अनुभव होता है। उदाहरण के लिए आप जैसे कि आप देख सकते हैं, जिन लोगों ने युद्ध, आर्थिक मंदी या राजनीतिक संकट का अनुभव किया है वे स्थिरता, सुरक्षा और परंपराओं को प्राथमिकता देंगे, और दूसरी ओर जिन लोगों ने बचपन आर्थिक समृद्धि और शांति में बिताया वे लोकतंत्र, स्वतंत्रता, मानवाधिकार और पर्यावरण संरक्षण जैसे मुद्दों को अधिक महत्व देंगे। तीसरा आप देख सकते हैं तकनीकी और सामाजिक बदलाव भी पीढ़ीगत उपसंस्कृति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो आपकी नई पीढ़ी और डिजिटल तकनीक है उनको वैश्विक सूचना क्रांति से प्रभावित होती है, अधिक उदार और परिवर्तनशील हो सकती है, और जो आपकी पुरानी पीढ़ी है वो अधिक स्थिरता और पारंपरिक मूल्यों को बनाए रखने के इच्छुक होती है। अब हम एक नया टॉपिक देख लेते हैं, एंटोनियो ग्राम्स्की द्वारा आधिपत्य। एंटोनियो ग्राम्स्की एक इतालवी मार्क्सवादी विचारक थे जिन्होंने पारंपरिक मार्क्सवाद से अलग संस्कृति, विचारधारा और सत्ता के संबंधों का अध्ययन किया। जो आधिपत्य था उन्होंने इसकी अवधारणा को प्रस्तुत किया और यह बताया कि जो शासन वर्ग होता है वह केवल बल के प्रयोग से ही नहीं बल्कि जो आपकी विचारधारा, संस्कृति और संस्कार होती है उनके माध्यम से भी सत्ता बनाए रखता है। जो इतिहास में मार्क्सवादी सिद्धांत है उसमें ग्राम्स्की का क्या योगदान रहा है उसको हम देख लेते हैं। मार्क्सवादी परंपरागत रूप से मानता था कि जो समाज था वो मुख्य रूप से आर्थिक संरचना द्वारा संचालित होता है, और जो शासक वर्ग होता है वो श्रमिक वर्ग का शोषण करता है। लेकिन जो ग्राम्स्की था उन्होंने ये बोला कि जो केवल आर्थिक शोषण ही नहीं जो बल्कि सांस्कृतिक और वैचारिक नियंत्रण भी होता है वो सत्ता बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण तरीका होता है। जो ग्राम्स्की था उनका प्रमुख योगदान यह था कि उन्होंने राज्य को केवल एक दमनकारी उपकरण के रूप में ही नहीं देखा बल्कि जो आपकी वैचारिक संस्था के रूप में भी देखा। जो शिक्षा, धर्म, मीडिया और संस्कृति के माध्यम से लोगों की सोच थी उनको नियंत्रित करा, और जो सत्ता के दो पहलुओं की पहचान की, जिसमें आपका पहला पहलू आता है बलपूर्वक नियंत्रण, जैसे कि आपका पुलिस, सेना और कानूनी तंत्र का उपयोग करके। दूसरा आपका आता है वैचारिक नियंत्रण, जिसमें आपकी विचारधाराएं, मीडिया, शिक्षा और सांस्कृतिक संस्थानों का उपयोग किया जाता है। अब हम समझते हैं आधिपत्य को समझना। ग्राम्स्की के अनुसार आधिपत्य का अर्थ केवल राजनीतिक या आर्थिक नियंत्रण नहीं है बल्कि जो आपकी सांस्कृतिक और वैचारिक प्रभुत्व होता है उनसे भी यह जुड़ा होता है। दूसरा, शासक वर्ग समाज में अपनी विचारधाराओं के स्तर स्थापित करता है कि जो आपके सामान्य और स्वाभाविक लगने लगती है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं पूंजीवाद, उपभोक्तावाद और निजी संपत्ति का विचार इस तरीके से प्रस्तुत किया जाता है कि जो आम लोग होते हैं उन्हें एक स्वाभाविक व्यवस्था मान लेते हैं, जबकि यह एक निर्मित विचारधाराएं होती है। थर्ड आप देख सकते हैं आधिपत्य इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो ये आधिपत्य है यह सहमति के माध्यम से शासन करने की प्रक्रिया है, जहां शासित लोग खुद ही शासक वर्ग की विचारधारा को स्वीकार कर लेते हैं और जो प्रतिरोध करने की जरूरत है उसको नहीं महसूस करते हैं। अब हम देख लेते हैं बुद्धिजीवियों की भूमिका। ग्राम्स्की के अनुसार बुद्धिजीवी समाज में विचारधारा और संस्कृति को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो बुद्धिजीवी है उनको ग्राम्स्की ने दो श्रेणियों में बांटा, जिसमें आपका सबसे पहले आते हैं पारंपरिक बुद्धिजीवी। पारंपरिक बुद्धिजीवी में वे लोग आते हैं जो खुद को तटस्थ मानते हैं लेकिन वास्तव में मौजूदा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में मदद करते हैं, जैसे कि आपके प्रोफेसर, पादरी, लेखक और मीडिया विशेषज्ञ। दूसरे आपके जो बुद्धिजीवी आते हैं वे आते हैं संगठित बुद्धिजीवी। इसमें वे लोग आते हैं जो किसी विशेष वर्ग के विचारों का प्रतिनिधित्व करते हैं और सामाजिक परिवर्तनों के लिए सक्रिय भूमिका निभाते हैं, जैसे कि आपके सामाजिक कार्यकर्ता, क्रांतिकारी, लेखक और श्रमिक नेता। अब हम देख लेते हैं सामाजिक पूंजी। पुटमैन संदर्भ। ग्राम्स्की का आधिपत्य सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए रॉबर्ट पुटमैन ने सामाजिक पूंजी का विचार प्रस्तुत किया। जो सामाजिक पूंजी है वो सामाजिक संबंधों, नेटवर्कों और संस्थाओं को संदर्भित करता है और जो समाज में सहयोग और विश्वास है उसको बढ़ाता है। पुटमैन के अनुसार समाज में सामाजिक पूंजी उतनी अधिक होगी उतनी ही लोकतांत्रिक सहभागिता और सामूहिक कार्रवाई की संभावनाएं बढ़ेगी। जो ग्राम्स्की है उनके आधिपत्य सिद्धांत को पुटमैन के सामाजिक पूंजी सिद्धांत में
यह समानता देखी जाती है कि जो दोनों के विचार हैं वो यह समझाने की कोशिश करते हैं कि जो समाज होता है वो शक्ति संरचनाएं कैसे कार्य करती है, और यदि सामाजिक पूंजी मजबूत होती है तो आधिपत्य को चुनौती दी जा सकती है, क्योंकि जो नागरिक होते हैं वे संगठित होने और सत्ता संरचनाओं के खिलाफ आवाज़ उठाने में सक्षम होते हैं। तो अब हम एक छोटा सा निष्कर्ष देख लेते हैं जो कि आपका आंसर राइटिंग में बहुत अधिक उपयोगी साबित होगा। तो निष्कर्ष में हम देख लेते हैं जो एंटोनियो ग्राम्स्की जी है उनका आधिपत्य सिद्धांत ये कहता है कि जो सत्ता और वर्चस्व होता है उसमें केवल बल का प्रयोग आर्थिक नियंत्रण के माध्यम से ही नहीं करते, बल्कि जो आपकी विचारधारा संस्कृति होती है और संस्थागत संरचनाएं होती है उनके माध्यम से भी इसको बनाए रखा जाता है। जो आपका शासक वर्ग होता है वो अपनी विचारधारा को शिक्षा, मीडिया, धर्म और परंपराओं के माध्यम से समाज में इस प्रकार से स्थापित करता है कि जो लोग होते हैं वे स्वाभाविक मानने लगते हैं और इसका समर्थन करने लगते हैं। ग्राम्स्की ने यह भी कहा है कि जो समाज में बदलाव लाने के लिए केवल आर्थिक संघर्ष होते हैं वे पर्याप्त नहीं होते हैं, बल्कि जो आपके वैचारिक और सांस्कृतिक संघर्ष होते हैं वे भी आवश्यक होते हैं। बुद्धिजीवियों की जो भूमिका होती है वह महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे तो या तो मौजूदा सत्ता संरचना को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं या उन्हें चुनौती देकर एक नई सामाजिक व्यवस्था की नींव रखते हैं। तो ये हमने एक छोटा सा निष्कर्ष देख लिया। यहीं पर मैं आप सभी स्टूडेंट से एक क्वेश्चन पूछता हूँ जिसका आंसर आप सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में शॉर्ट में जरूर बताइएगा। आज का जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है वो ये रहने वाला है, जो आपकी उपसंस्कृति है उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में शॉर्ट्स में जरूर बताइएगा। आप सभी स्टूडेंट शॉर्ट में कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर दें। तो ये था आपकी जो फोर्थ यूनिट थी जिसमें हमने आपके जो तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के दृष्टिकोण है, राजनीतिक संस्कृति, उसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उनको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप आप सभी के समझ आ गया होगा। अब जो आपकी नेक्स्ट वीडियो रहने वाली है वो आपकी 5th यूनिट की रहने वाली है, और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई डाउट या क्वेरी है तो आप सभी कमेंट सेक्शन में या हमारे इंस्टा पेज को फॉलो करके पूछ सकते हो, और डेली अपडेट्स के लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।